नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत दिल से स्वागत करता हूँ। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इम्पोर्टेंस कंपनी का अपडेट शेयर करने वाला हूँ। तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि इस वीडियो के अंदर सिर्फ कंपनी के डिटेल्स नहीं, ऐसी कुछ इम्पोर्टेंस टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स के बारे में भी चर्चा करूँगा जिसको ब्रेकआउट होने के बाद ही मैंने एंट्री लिया हूँ और किस बेसिस में मैंने एंट्री लिया, वो सारे पॉइंट्स मैं आपके साथ रखूँगा। तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखिए और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिएगा। कंटिन्यूअसली इन्फॉर्मेशन और अपडेट्स पाने के लिए चैनल के ऊपर बने रहिएगा। तो चलो देख लेते हैं कौन सा कंपनी है। फर्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है इंडियन रिले फाइनेंस कॉर्पोरेशन, जिसको हम लोग आईआरएफसी नाम से जानते हैं। देखिए, इस कंपनी 25 रुपीज से एक साल के अंदर अंदर 190 तक जर्नी किया, मतलब आपका फंड करीबन 8 गुना कर दिया। तो इस तरीके से कंपनी जर्नी किया और इस जर्नी होने के बाद कंपनी थोड़ा सा रुक चुके हैं। किस तरीके से रुके हैं आप देखेंगे तो देखिए, लंबा जर्नी होने के बाद अगर स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात करूं तो कंपनी कहाँ से, देखिए कंपनी 2021 में फरवरी मंथ में स्टार्ट हुआ था। तब से लेकर, अगर मैं तब से लेकर टॉप लेवल तक देखूं, कंपनी करीबन करीबन 400% से भी ज्यादा कंपनी रिटर्न दे चुके हैं। अभी इंपॉर्टेंस पॉइंट क्या है, देखिए कंपनीज के ऊपर पहले भी देखिए एक रेंज के ऊपर कंपनी ट्रेड किया, ब्रेकआउट किया, उसके बाद ऊपर गया, फिर से एक रेंज ट्रेड किया और मैं सोच रहा था कि इसको ब्रेकआउट करेगा, उसके बाद फिर से एंट्री लूंगा, मगर यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ नहीं। यहाँ पे क्या किया, नीचे आ गया। अब नीचे क्यों आया, कंपनी इस तरीके से फॉल क्यों देखने को मिला, उसके पीछे कारण है। वो कारण मैं आपको यहाँ पे डिस्कशन करूँ, आप देखेंगे कंपनी का जो सेल्स है, सेल्स 6200 से 6700 बना। तो आप कहेंगे सर ठीक ठाक ही तो है, तो प्रॉब्लम कहाँ पे है? प्रॉब्लम एक्चुअली पिछले क्वार्टर की तुलना से कंपनी का सेल्स थोड़ा सा कम हो गया और कंपनी का एक्सपेंस मेंटेन करने के बाद कंपनी का नेट प्रॉफिट, जो पिछले साल में जो प्रॉफिट हुआ था उससे प्रॉफिट कम हो गया। तो इसका मतलब जो एस्टिमेट किया जाता है, हमेशा कोई बिजनेस स्टार्ट करने से पहले हमेशा एस्टिमेट किया जाता है कि इतना प्रॉफिट होगा, इतना सेल्स होगा, ये सारी चीज एस्टिमेट किया जाता है। उस एस्टिमेट के हिसाब से देखा जाए तो कंपनी का जो नेट प्रॉफिटेबिलिटी है वो पॉजिटिव, और नेगेटिव के सेंटीमेंट के हिसाब से देखा है तो कंपनी के जो एक्सपेक्टेशन था कंपनी के ऊपर, वो एस्टिमेट के हिसाब से ईयर ऑफ ईयर बेसिस और क्वार्टर क्वार्टर बेसिस दोनों को बीट करना चाहिए था, मगर यहाँ पे बीट नहीं कर पाए। यही कारण की वजह से एक कंपनी के ऊपर फॉल, मतलब सेल ऑफ सिचुएशन देखने को मिला। क्योंकि जब भी रिजल्ट आया, रिजल्ट कब आया, रिजल्ट एक्चुअली आया इस तारीख को, इसमें रिजल्ट आया, उसके बाद नेक्स्ट डे में एक फॉल देखने को मिला। अभी देखिए रिकवरी भी कितना शानदार तरीके से किया। तो जब भी कोई कंपनी इस तरीके से रिकवरी करते हैं और उसके बाद अगर ब्रेकआउट होता है, तो जिस साइड में ब्रेकआउट करे तो सोचिए उसके ऊपर एक लंबा जर्नी देखने को मिल सकता है। अभी देखिए पिछले वीडियो में मैं आपको बताया था करीबन 65,000 करोड़ के आसपास टोटल आरबीएनएल को प्रोजेक्ट मिला। इतने बड़े कंपनी को प्रोजेक्ट मिला तो सोचिए उसका डायरेक्टली फायदा आरएफसी को भी तो होगा ना, क्योंकि अगर उसको काम करना है, इतना बड़ा बड़ा प्रोजेक्ट को कंप्लीट करना है, तो उसको फंडिंग का जरूरत होगा। तो फंडिंग कहाँ से मिलेगा, उसको आईआरएफसी तो लोन देंगे ना। तो यही सिचुएशन को समझते हुए मैं जरूर कहूंगा आईआरएफसी के ऊपर जो लोग सोच रहे हैं कि कंपनी के ऊपर इतना बड़ा फॉल हो गया और भी गिरेगा, हाँ गिर सकता है, मुझे तो चाहिए, एक फॉल मुझे चाहिए था, क्योंकि इतना लंबा जर्नी होने के बाद कभी ना कभी रुकना चाहिए। क्योंकि अगर कंटिन्यूअसली बाय होता गया तो वो इतना बड़ा फॉल दिखाएगा ना, तो आप मतलब समझ नहीं पाएंगे। तो आप करे तो क्या करे। तो सिचुएशन वाइज बात करूं तो कंपनी होल्ड करके काम कर रहा है, इसका मतलब अगर इसको ब्रेकआउट करे तो बायर और भी एक्टिव होंगे और फिर से एक नया जर्नी देखने को मिलेगा। तो मैं इंतजार कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे एक पैटर्न भी कंप्लीट होने वाला है। यहाँ पे मेरे हिसाब से कब बनेगा, उसके बाद एक मेरे हिसाब से नहीं, मुझे लग रहा है कि इस तरीके से कब बनेगा और उसके बाद हैंडल बनेगा और उसके बाद ब्रेकआउट होगा तो मैं जरूर एंट्री लूंगा। मेरे हिसाब से कुछ भी मार्केट नहीं चलता है, मैं सारे के सारे चीज इसी तरीके से फॉलो अप करके चलता हूँ। अगर उस पैटर्न क्रिएट हो तभी मैं कुछ डिसीजन लूंगा। और आईआरएफसी के ऊपर से दो ही चीज मैं बताऊंगा। अगर म्यूचुअल फंड के में लास्ट कुछ फ्यू, मतलब मंथ का डेटा दिखा दूं तो कंटिन्यूसली सेल अप देखने को मिला। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये आएगा कि सर म्यूचुअल फंड इतने बड़े से बड़े क्वांटिटी सेल कर रहा है, क्या शेयर में गिरावट होने वाला है? बिल्कुल नहीं। क्योंकि म्यूचुअल फंड ने क्या किया, इतने दिनों से जो बाई कर रहा था वो बाई तो कभी ना कभी बेचना था। तो फाइनली वो बेचना स्टार्ट किए है। तो बेचना स्टार्ट किया इसका मतलब पूरा का पूरा माल बेच दिया, ऐसे बिल्कुल नहीं। अगर पूरा का पूरा माल बेच देते तो बिग बिग क्रैश देखने को मिल जाते। अभी म्यूचुअल फंड के पास कितना होल्डिंग्स है वो भी देखना चाहिए। तो फाइनली अगर देखा जाए तो म्यूचुअल फंड के पास ना के बराबर होल्डिंग था, सॉरी, पहले ज्यादा होल्डिंग था, अभी ना के बराबर होल्डिंग है, मगर डीएस ने माल नहीं बेचा, डीएस माल को कंटिन्यू कर रहा है। तो बाकी इस कंपनी के ऊपर आपके क्या ओपिनियन है जरूर कमेंट्स करना। मैं इस कंपनी के ऊपर बुलिश हूँ, मैं थोड़ा सा संभल कर काम करूंगा, आप भी संभल कर सोच कर काम करिए। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है एसआरएफ। देखिए एसआरएफ इंडिया के
एक सबसे पॉपुलर, एक सबसे बड़ी कंपनी आप बोल सकते हैं। अगर ये सब एसआरएफ के बारे में बात करूं तो केमिकल सेक्टर के एक लीडर कंपनी है होने के नाते भी कंपनी का हालत आज भी थोड़ा सा करेक्शन में है, क्योंकि केमिकल का जो मार्केट में डिमांड है वो डिमांड कम हुआ, जिसके चलते कंपनी का सेल में थोड़ा सा प्रेशर देखने को मिला। एक्सपेंस को कंट्रोल करने के बाद नेट प्रॉफिटेबिलिटी 50% कंपनी का प्रॉफिट कम हुआ, और 50% कम होने के कारण कंपनी के ऊपर एक बिग फॉल देखने को मिला। देखिए इस कंपनी के ऊपर बहुत बार रेंज क्रिएट हुआ, उस रेंज के बेसिस में मैंने बहुत बार टेल लिया। बहुत बार टेल लिया का मतलब क्या है, देखिए जब नीचे आए तो देखिए यहाँ पे क्या बना, एक स्ट्रांगली रेजिस्टेंस। देखिए बार बार वो रेजिस्टेंस क्रिएट किया और नीचे बार बार सपोर्ट बनाते गए। तो जब भी सपोर्ट को टच किया मैंने एंट्री लिया और रेजिस्टेंस तक मेरा टारगेट था, फिर से सपोर्ट लिया और फिर से रेजिस्टेंस तक टारगेट है, तो सपोर्ट में मैंने एंट्री लिया और रेजिस्टेंस से में बेच दिया। इस तरीके से मैंने इस कंपनी के ऊपर एटलीस्ट 5 बार मैंने टेल लिया। और लास्ट बार मैंने जब टेल लिया था तब मैंने आपको बताया कि यहाँ पे ऊपर जाने के बाद टारगेट होने से पहले ही वो रीटेस्ट किया, रीबैक किया और फिर से रीटेस्ट करने के बाद ऊपर गया। और जब रीटेस्ट किया था और उसके बाद इस तरीके से कुछ पैटर्न क्रिएट हुआ था, तभी मैंने आपको बताया कि रीबैक करने का हायर पॉसिबिलिटी है। और देखिए धीरे धीरे करके वो टारगेट को अचीव किया। फिर से मैं एंट्री लेने वाला हूँ, अगर इस लेवल को टच करके कोई भी ग्रीन कैंडल बने तो मैं फिर से इस कैंडल के ऊपर एंट्री लेने वाला हूँ, और मेरा टारगेट रहेगा इस हायर लेवल तक, जो टारगेट है 2521 के आसपास। फिलहाल के लिए मेरा कोई एंट्री लेवल्स नहीं है, क्योंकि मुझे जिस तरीके से अभी सिचुएशन देखने को मिला है, मुझे लग रहा है कि वो रीबैक करके ऊपर जाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि धीरे धीरे करके केमिकल्स कंपनीज के ऊपर सिचुएशन चेंजेस होता देखने को मिल सकता है। इस तरीके से कुछ रिपोर्ट्स आ रहा है, अभी कब होगा वो तो मुझे पता नहीं। जब होगा तो उसके बाद कंपनी एक धमाका परफॉर्मेंस दिखाएगा। तो नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में चर्चा करूं, उसका नाम है इन्फोसिस। इन्फोसिस के ऊपर सबसे पहले मैं टेक्निकली चार्ट पैटर्न दिखाऊंगा। मुझे दो तरीके से एंट्री मिला था। पहले एंट्री मैंने रेंज बेसिस में लिया। रेंज बेसिस का मतलब क्या है, यहाँ पे देखिए कंपनी का क्या बना था, एक सपोर्ट, उसके बाद एक रेजिस्टेंस, उसके बाद देखिए फिर से इस लेवल में सपोर्ट बनाया और उसके बाद रेजिस्टेंस तक मेरा टारगेट था। और इस टारगेट को मैंने इस बेसिस में लिया क्योंकि नेगेटिव न्यूज फैलाकर उसको नीचे नीचे लेके आए और एक बिग फॉल दिखाया। उसके बाद देखिए इस लेवल को टच करके वो धीरे 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 करके ऊपर गया। यहाँ पे भी देखिए ऊपर गया, फिर से नीचे लेके आए। और देखिए जब भी नीचे लेके आ रहे हैं, जिस दिन वो गैप डाउन में ओपन हो रहा है उस दिन का वॉल्यूम देख लीजिए, वॉल्यूम देख लीजिए। क्या आपको क्या लग रहा होगा कि पब्लिक इस तरीके से वॉल्यूम कर रहे हैं, पब्लिक के दम है? बिल्कुल नहीं, हम लोगों का उतना दम नहीं है कि इतनी ज्यादा क्वांटिटी ऐड करे। बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन, बड़े बड़े जो प्लेयर्स होते हैं वही माल उठा रहा था, और उसके बेसिस में चलना पड़ेगा। हमेशा इंस्टीट्यूशन जिस राहों पे चल रहा है उस राहों को फॉलो करके चलना पड़ेगा, तभी आपको प्रॉफिट बनेगा। तो फाइनली यहाँ पे फिर से एक बार मुझे एंट्री और टारगेट मिला है, और फिर से एक बार एंट्री टारगेट मतलब क्या है, कफ विद 100% बना, फाइनली ब्रेकआउट हुआ। ब्रेकआउट करने के बाद रिटेस्ट भी किया था छोटा मोटा, उसके बाद धीरे धीरे करके ऊपर जा रहा है। और मेरा जो टारगेट है, वो जो मैं टारगेट लेने वाला हूँ वो करीबन 2010 के आसपास मेरा टारगेट है। 2010 साल नहीं है, ये मेरा टारगेट है और मैं इस टारगेट को फॉलो करके चल रहा हूँ। प्लीज इस टारगेट को आप मत लेकर चलना, क्योंकि हर किसी का अलग अलग ओपिनियन होता है। मेरे खुद के ओपिनियन के बेसिस में मैंने एंट्री और टारगेट लिया। प्लीज मेरे तरफ से सारी चीजों को सीखिए, कोई भी ट्रेड मत लेना, क्योंकि प्रॉफिट लॉस जो होगा वो आपके हिसाब से होना चाहिए। मेरे हिसाब से मुझे जो लॉसेस होगा, मुझे कहाँ पे स्टॉप लॉस लेना है वो मुझे पता है। मैं आपके साथ शेयर नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मैं इस सेबी के रूल्स के खिलाफ होगा, तो मैं सेबी के रूल्स के खिलाफ के ऊपर नहीं जाना चाहता हूँ, क्योंकि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड पर्सन नहीं हूँ। हर हर चीज आपको मैं इसीलिए सिखाता हूँ क्योंकि आपको सीखने के बाद काम करने का मौका मिले। सीख कर काम करेंगे तो हमेशा आपको प्रॉफिट ही रहेगा, क्योंकि आप अगर मेरे साथ 1 साल तक जुड़े हुए हैं, जब से मैंने इस तरीके से पैटर्न्स आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, तो आपको समझ में आ ही चुके हैं कि इस तरीके से पैटर्न आप खुद बनाकर काम कर सकते हैं। हाँ, उसके लिए आपका कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा होना चाहिए। ऐसे नहीं कि चार्ट पैटर्न बना और उसके बाद एंट्री होने के बाद यहाँ पे करेक्शन हुआ तो आप माल बेचकर भाग गए लॉसेस में। ऐसे करेंगे तो कभी प्रॉफिट नहीं होगा। बहुत बार आपको इस तरीके से दिखेगा, एंट्री हुआ, बिग फॉल हो गया, फिर से रिकवरी हो गया। अभी मैंने एसआरएफ के ऊपर दिखा चुका हूँ, टारगेट होने के आसपास से रिवैक किया तो फिर से उस लेवल को टच करके टारगेट हुआ। तो कितने लोगों का दम था कि इस लेवल में वो अटक रहे, वो पहले ही माल बेचकर भाग जाते। तो साइकोलॉजी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस पॉइंट होता है। तो इन्फोसिस के ऊपर मैंने ट्रेड जिस तरीके से लिया वो मैं आपके साथ शेयर किया। आपकी क्या डिसीजन है जरूर मुझे कमेंट्स करना। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है ईस्टर्न लॉजिस्टिक इन्फोए लिमिटेड। तो ईस्टर्न लॉजिस्टिक इन्फोए लिमिटेड जो है, इसके ऊपर एक अपडेट है, वो है बोनस का। 21 तारीख को, मतलब कल के दिन आपको कंपनी 1 के बदले 5 शेयर देने वाले है। तो जो लोग बोनस पाना चाहते हैं तो इस कंपनी के ऊपर रिसर्च करिए, उसके बाद काम करिए। वीडियो जानकारी अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।